प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर, जिसमें विश्व के प्रमुख संविधानों का या विश्व के प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं का से संबंधित अध्ययन कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कराया जा रहा है। इंग्लैंड के संविधान के बारे में पहली यूनिट का जो पहला अध्याय है, उसमें हम आज का जो विषय बिंदु है वो है इंग्लैंड में राजा और राजमुकुट, अर्थात किंग और क्राउन। राजमुकुट को ताज भी कहते हैं, राजमुकुट को क्राउन भी कहते हैं, राजमुकुट को मुकुट भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही इंग्लैंड में जो राजा का पद था शक्तिशाली रहा, लेकिन परिस्थितियों के चलते चलते कुछ ऐसा आभास हुआ कि राजा कहीं निरंकुश स्थिति में न पहुंच जाए। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के उपरांत वहाँ कुछ अंतर करने की बात कही गई, तो राजा की शक्तियों में कुछ कमी एवं क्राउन की शक्तियों को बढ़ाने का एक निर्णय, अर्थात क्राउन एक, जब हम बात करते हैं कि क्राउन और किंग में क्या अंतर है, तो नामकरण की दृष्टि से इन दोनों के बीच भेद है। क्राउन अपने आप में एक मुकुट है, एक निर्जीव तत्व है, वस्तु है, और राजा है वो अपने आप में एक सजीव या व्यक्ति के रूप में काम करता है। इसमें जब देखा गया कि क्राउन की शक्तियों को ही आधार मान करके वहाँ की संसद एवं मंत्रिमंडल के द्वारा सारे कार्य संचालित किए जाएंगे और राजा के हाथ में मात्र नाम मात्र की शक्तियों को ही दिया जाएगा, इस तरह का निर्धारण किया गया। तो इसमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये निकल के आती है कि राजा के बारे में एक कहावत है इंग्लैंड में कि राजा मर गया, हमारा राजा चिरायु हो या चिरंजीवी हो। किंग इज डेड एंड किंग इज लॉन्ग लिव्ड। देखिए, यहाँ ये बात स्पष्ट है कि राजा एक व्यक्ति के रूप में है और व्यक्ति का देहावसान होना निश्चित है। तो वो जो क्राउन है, जिस क्राउन की शक्ति प्राप्त है राजा है देहधारी, वह अपने आप में उस क्राउन के द्वारा ही सारी शक्तियों को संचालित करेगा, उसके द्वारा ही प्रदत्त होंगी। और वह क्राउन कभी नहीं मरना चाहिए, या क्राउन हमारा हमेशा चिरंजीवी हो, चिरायु हो, इस तरह की वहाँ पर इंग्लैंड में मान्यता है। जब हम इन दोनों के मध्य अंतर की दृष्टि से या भेद की दृष्टि से देखते हैं, तो डी लोमे ने कहा है कि ब्रिटिश संसद की सत्ता या प्रभुत्व संपन्नता के बारे में संसद सब कुछ कर सकती है, केवल पुरुष को स्त्री एवं स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती। अर्थात यहाँ पर इस तथ्य से ये बात स्पष्ट होती है कि राजा के पास कुछ नहीं है, वह नाम मात्र का है, एक रबर स्टैंप की तरह है। वह मात्र हस्ताक्षर करने वाली एक
ताकत है। इसके अलावा संपूर्ण शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वह क्राउन में ही छिपा हुआ है, या क्राउन को ही उन शक्तियों से हम सुशोभित करते हैं। इस तरह की वहाँ इंग्लैंड में जो मान्यता है, इसकी जो एक अच्छे कथन की दृष्टि से परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, ऑग ने लिखा है कि क्राउन सर्वोच्च कार्यपालिका तथा सरकार की नीति निर्धारक संस्था है, जिसका अर्थ है प्रमुख सत्ताधारी अर्थात मंत्रीगण व संसद। यह वह संस्था है जिसे वास्तव में सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो कभी राजा को प्राप्त थे और अब राजा के द्वारा धीरे धीरे क्राउन को हस्तांतरित कर दिए गए। जो शक्तियां राजा को प्राप्त थीं वो सारी धीरे धीरे क्राउन को या उस ताज को, उस राजमुकुट को हस्तांतरित कर दी गई। अब हम इन दोनों के बीच जो भेद देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो सबसे पहला है व्यक्ति तथा संस्था का भेद। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजा का स्थान कभी खाली नहीं होता। जिसके सिर पर ताज रखा जाता है वही राजा होता है। राजा के रूप में व्यक्ति मर जाता है, लेकिन संस्था के रूप में राजा सदैव मौजूद रहता है। राजा मर गया है, राजा चिरायु हो। ये वाली कहावत यहाँ अच्छी तरह से सिद्ध होती है। फिर है क्राउन में राजा व मंत्रिमंडल व संसद सम्मिलित। क्राउन राज्य शक्ति को प्रकट करने वाली अमर संस्था है। क्राउन रूपी संस्था में राजा, मंत्रिमंडल, संसद व नागरिकों के अधिकार सभी सम्मिलित हैं। क्राउन में कार्यपालिका व प्रशासनिक सभी शक्तियाँ सम्मिलित हैं। अगला है अस्थायी व स्थायी का भेद। राजा व्यक्ति विशेष होने के कारण अस्थायी है, क्योंकि व्यक्ति का प्राकृतिक नियम के अनुसार समाप्त होना निश्चित है, इसलिए राजा अस्थायी है। उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन जो क्राउन है वह स्थायी संस्था है, वह कभी भी खाली नहीं होगी। इस तरह की वहाँ पर ट्रेडिशन है। फिर है व्यक्तिगत तथा सामूहिकता का भेद। राजा का रूप व्यक्तिगत है और ताज का रूप सामूहिक है। ताज में सब सम्मिलित हैं, राजा में व्यक्तिगत रूप से राजा ही समाहित है। फिर है अनुत्तरदायी व उत्तरदायी का अंतर। राजा अनुत्तरदायी है, जबकि मंत्रिमंडल जो कि क्राउन नामक संस्था में सम्मिलित है वह पूरी तरह से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सम्राट के प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। अतः इंग्लैंड में यह कहावत प्रचलित है कि राजा कोई गलती नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि राजा को वहाँ इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जितनी कि क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई, इसलिए कार्य करता है वो उसके द्वारा ही गलती होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जबकि राजा को कोई शक्ति प्राप्त है ही नहीं तो वो कोई कार्य नहीं करेगा, और कार्य नहीं करेगा तो उसके द्वारा कोई भी गलती कभी भी नहीं की जाएगी। क्राउन की सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल में समाहित हैं और मंत्रिमंडल के बिना हस्ताक्षर के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता, और वह संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसलिए ये सारी शक्तियाँ मिलकर के राजा को शक्तिशाली बनाती हैं, तब जाके राजा के हस्ताक्षर से सारे काम संपादित किए जाते हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि राजा के द्वारा किए गए सारे कार्य उस क्राउन की ही शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, और उस क्राउन की शक्ति उस सामूहिक मंत्रिमंडल में समाहित रहती है। अनिवार्य रूप से वह उत्तरदायी रहती है, और कोई भी हस्ताक्षर होगा उस मंत्री के हस्ताक्षर से होने से ही वह अपना एक स्वरूप कानून के रूप में हासिल करेगा। फिर है राजतंत्र व लोकतंत्र का भेद।
राजा राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि क्राउन के अंतर्गत कॉमन सभा व मंत्रिमंडल दोनों में जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कि लोकतंत्र का प्रतीक है। राजा राजतंत्र का प्रतीक है और क्राउन में कॉमन सभा व मंत्रिमंडल दोनों के प्रतिनिधि समाहित रहते हैं, जो कि लोकतंत्र का प्रतीक है। राजपद वंश के अनुसार है, वंशानुगत है, या राजा का जो पद है वह हेरिडिटी पर, वंशानुगत स्थिति पर आधारित है। लास्की ने इस संबंध में कहा है कि ब्रिटिश में राजतंत्र ने लोकतंत्र को बेच दिया है। शक्तिहीन व शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली का भेद। राजा व क्राउन में एक अन्य भेद यह भी है कि राजा को केवल सिद्धांत में ही शक्तियां प्राप्त हैं, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग क्राउन के द्वारा किया जाता है। इस बिंदु के अंतर्गत यह बताना है कि राजा बहुत शक्तिशाली है, पर केवल सिद्धांत में। राजा की शक्तियों का वर्णन इसलिए किया जाता है और यह बताना होता है कि उस पर सीमाएं लगी हुई हैं। वास्तव में वहाँ प्रजातंत्र है, क्योंकि वहाँ जो क्राउन की शक्ति है, मंत्रिमंडल की शक्ति है, वो सारी उत्तरदायी प्रणाली से अपने कार्यों को अंजाम देती है। शक्तियों का प्रयोग प्रजातंत्र में संसद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, जो कि एक संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है। और राजा का जो कार्य है वह नाम मात्र का है, क्योंकि उसको कोई भी शक्ति ऐसी प्रदान नहीं है। हालांकि ये सारा कानून जो बन के जाता है या जो संसद में जो विभिन्न नियम परिनियम विनियम बनते हैं, उन सब पर अंतिम स्वीकृति राजपद की ही होती है, राजा की ही होती है। लेकिन वो सब कुछ जाता ऊपर वहाँ होती है कि जहाँ इन शक्तियों के माध्यम ने उसे तैयार किया है, वो विधेयक हो, कानून का स्वरूप हो। तो मुख्य रूप से क्राउन का जो प्रभाव है वह राजा की दृष्टि में अत्यधिक है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसी से संबंधित, जैसे राजा का और वहाँ की संसद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।